नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी हब पर। आज है 10 जुलाई और आज देखेंगे 10 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में जीआई प्रमाणित मदुरई चमेली फूल का निर्यात किया गया है। कहने का मतलब कि मदुरई तमिलनाडु के अंदर एक क्षेत्र है, वहां पे चमेली का फूल होता है और उस फूल को निर्यात किया गया है। कहां पर किया गया है? तो यूएसए और दुबई में, इन दो जगहों पर निर्यात हुआ है। अब बात आ रही है कि जीआई प्रमाणित क्या होते हैं। तो देखिए, जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, हिंदी में कहे तो भौगोलिक संकेतक। ठीक है। अब ये जीआई टैग देता कौन? तो सरकार देती है। किसको देती है? तो वस्तुओं को दिया जाता है या जो कृषि उत्पाद होते हैं उसे दिया जाता है। अब जीआई टैग देने वाली संस्था का हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस चेन्नई में स्थित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि आखिर जो जीआई टैग है या क्या किसी कानून के अंतर्गत आता है? तो हाँ, ये बात सही है। संसद ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 मतलब 1999 में जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन और उसको प्रोटेक्शन से संबंधित कानून बनाए थे। लेकिन ये कानून अप्लाई होता है 2003 में। ठीक है। ये तो हो गई कुछ मुख्य बातें। अब बात ये करते हैं कि आखिर जीआई टैग दिया कब जाता है, क्यों दिया जाता है। तो देखिए, जीआई टैग जब किसी भी वस्तु को दे दिया गया तो इसका मतलब हुआ कि वो वस्तु अपने आप में एक ब्रांड बन गई। और आपको पता है कि जो भी चीजें जो ब्रांड होता है, तो ब्रांड जिस भी वस्तु का ब्रांड बन जाता है उस वस्तु का नाम विख्यात हो जाता है, वस्तु अपने आप में पूरे विश्व में प्रचलित हो जाती है। और जब भी किसी के द्वारा किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया जाएगा तो जीआई टैग देने का आधार यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि उड़ीसा और बंगाल, एग्जाम्पल समझते हैं, उड़ीसा और बंगाल। तो उड़ीसा और बंगाल में क्या हुआ कि कुछ समय पहले जो वहां का रसगुल्ला था उसको सरकार ने जीआई टैग दिलवाया। क्यों दिलवाया, किस बेस पर दिलवाया? तो देखिए, वहां के लोगों का कहना था कि उड़ीसा जो हमारा पारंपरिक भोजन है, यह हमारी पारंपरिक मिठाई है और हमारे ही क्षेत्र में इस तरीके की मिठाई बनती है और किसी क्षेत्र में ऐसी स्वादिष्ट मिठाई नहीं बनती है, मतलब रसगुल्ला इस तरीके का नहीं बनता है। ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा था, उसको जीआई टैग मिला। तो इसका मतलब कि उस तरीके का मुर्गा किसी और क्षेत्र में नहीं पाया जाता होगा, ये वहां की विशेषता थी। तो विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जीआई टैग दिया जाते हैं। अब जब किसी भी वस्तु को जीआई टैग दे दिया गया तो उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कड़कनाथ मुर्गा की बात करें तो सुनने में आया था कि कुछ समय पहले जब कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिल गया तो उसका रेट दोगुना हो गया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु को जीआई टैग दे दिया जाता है तो वहां पर जिस जगह पर उस वस्तु को जीआई टैग मिला, वहां के जो लोग हैं जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उनकी आय बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर मान लीजिए किसी वृक्ष को जीआई टैग दे दिया गया तो निश्चित है, या किसी वस्तु को जीआई टैग दिया, किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया, तो विदेशों से भी लोग उस जीआई टैग वाले क्षेत्र में आने लगेंगे देखने आखिर कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी मिठाई है, चल के खाया जाए उसको, कि उसको जीआई टैग मिला हुआ इतना फेमस है। ठीक उसी तरीके से बासमती चावल को लेकर इंडिया ने जीआई टैग प्राप्त किए हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगी जीआई टैग आखिर होता क्या है। दूसरी बात ये कि चमेली, अब चमेली का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी मैं आपको बता दूं। चमेली का वैज्ञानिक नाम होता है जैस्मिन ऑफिसिनल, जो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है। मदुरई कहां पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अब मदुरई के अंदर ही मीनाक्षी माता का मंदिर है। तो मीनाक्षी माता के मंदिर में जब आप जाएंगे तो चमेली के फूल ज्यादा चढ़ाए जाते हैं, ये रीजन भी और इसलिए उसको जीआई टैग भी मिला एक तौर से। दूसरी बात ये कि भारत का जो जैस्मिन कैपिटल है वो मदुरई को ही कहा जाता है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इस तरीके से जो अगले प्रश्न है उसको विस्तार के साथ समझाया जाएगा। तो देखने में क्वेश्चन तो 6 ही लगेगा, लेकिन बहुत सारे स्टैटिक जीके कुछ इंपॉर्टेंट
जानकारियां आपको मिलेंगी। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री नियुक्त किया गया है मनसुख मांडविया को। इन्हें जो है केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री नियुक्त किया गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका ठीक है, छोटी सी बनाई हमने कि रसायन और उर्वरक किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि जब ये रसायन उर्वरक के मंत्री बने हैं तो कृषि के क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्य करेंगे, उर्वरक को सस्ता कर देंगे, रसायन को सस्ता कर देंगे, तो इससे क्या होगा? किसानों की मांग को सुख मिलेगा। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मनसुख मांडविया जो है रसायन और उर्वरक मंत्री बने हैं। चलते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह। ये पुस्तक का नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह। ये पुस्तक है और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस पुस्तक को लिखा है बलबीर कौर तुलसी ने इस पुस्तक को लिखा है। सबसे बड़ी बात इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गवास हो गया इनका, और इनके बेटे के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। सबसे पहली प्रति इस पुस्तक की आपको पता होगा किसे मिली है? सबसे पहली प्रति दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सबसे पहली प्रति जो है इन्हें मिली है। ठीक है, तो इस प्रश्न कुछ और बताने लायक नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, फोर्थ नंबर। फोर्थ है हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के आधार पर भारत देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के द्वारा भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसे 610.012 बिलियन डॉलर हो चुका है। बिलियन डॉलर हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, एक शब्द पूरा है, टर्म है विदेशी मुद्रा भंडार। तो देखिए विदेशी मुद्रा भंडार क्या होते हैं? छोटे शब्दों में अगर समझें तो जिस तरीके से आप बैंक में क्या करते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसमें पैसे जमा करते हैं, एफडी में पैसे जमा करते हैं, करेंट अकाउंट खोलते हैं उसमें पैसे जमा करते हैं। ठीक उसी तरीके से हर देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो अपने यहाँ भी विदेशी मुद्रा भंडार को संचित करता है, मतलब विदेशी मुद्रा रखता है। एक खाता होता है रिजर्व बैंक का खुद का और उसमें विदेशी मुद्रा रखी जाती है। विदेशी मुद्रा को रखने का अब पहले तो ये जानिए कि आखिर विदेशी मुद्रा में कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं, आरबीआई क्या क्या रखता है। तो आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार का जो उसका कोष है उस कोष के अंदर वो विदेशी जो करेंसियां होती हैं उसे रखेगा। विदेशी कुछ कंपनियों की ट्रेजरी होंगी, उनकी जो बिल्स होंगे उस बिल को रखेगा। इसके साथ साथ हर देश के द्वारा आईएमएफ का नाम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ जो होता है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे बोलते हैं। तो उस कोष में जो आईएमएफ है, तो आईएमएफ के अंदर जो हर देश को कुछ ना कुछ राशि जमा करनी पड़ती है। तो वो राशि भी किसके अंदर काउंट की जाती है? विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर काउंट की जाती है। इसके साथ साथ आरबीआई अपने पास स्वर्ण भी सुरक्षित रखती है। तो जितने का स्वर्ण रखती है, जितने डॉलर का वो स्वर्ण रखेगी, उसे भी एक तौर से विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। अब आखिर आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार रख के करेगी क्या? तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार अगर नहीं रखेगी तो जितने भी आयात हम दूसरे देशों से करते हैं उस आयात का भुगतान हम कैसे करेंगे? तो आयात का भुगतान करने के जब हम दूसरे देशों से किसी प्रकार का कोई भी आयात करते हैं तो उस आयात का भुगतान करने किस में करना पड़ेगा? विदेशी मुद्रा में करना पड़ेगा। तो इसलिए विदेशी मुद्रा संचित करना बहुत ही जरूरी होता है। और इतना ही नहीं,
कहा जाता है कि जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना अच्छा होगा उस देश में विदेशी निवेश भी उतना अच्छा माना जाता है। तो इसी क्रम में अगर कहा जाए तो इस समय विदेशी मुद्रा भंडार देशों की मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसके पास विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा है, उसका जो क्रम है, क्रम में देखा जाए तो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा जो चाइना के पास है, दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड है और चौथे नंबर पर रूस और इंडिया। ये दोनों के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग एक दूसरे के बराबर ही है, कभी कभी किसी का कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार से एक और सबसे बड़ी उपयोगिता है, एक तो बताया ही मैंने कि आयात करने के लिए जो है भुगतान करना होता है, विदेशी मुद्रा की वो जरूरत पड़ती है। किसी प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं आ जाए तो उस समय विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार की एक और बात आपको बताता हूँ। बात है 1990-91 की। उस समय जो है चंद्रशेखर राव हमारे देश के लगभग कहा जाता है कि 9 महीने के प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद जब चंद्रशेखर राव के बाद जो है पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने, तो जब पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय जो है जो हमारे बाद में चल प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह, वो उस समय वित्त मंत्री थे। तो उस समय क्या हुआ था कि आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी। चंद्रशेखर राव के समय में, पीवी नरसिंह राव के समय में स्थिति और खराब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हमें क्या था कि जो हमारे पास जो सोना रखा था, लगभग कहा जाता है 47 टन सोना जो है हमें गिरवी रख करके विदेशी मुद्रा लेनी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर बचा हुआ था और ये राशि इतनी कम थी कि अब हम बहुत कम दिनों के लिए ही आयात की जाने वाली वस्तुओं को खरीद सकते थे। तो बात समझ में आई कि विदेशी मुद्रा कितनी जरूरी होती है। तो भाई विदेशी मुद्रा भंडार कितना रखा गया? 610.012 बिलियन डॉलर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पहली बार किस देश की यात्रा की गई? तो देखिए, भारत के इसमें विदेश मंत्री हैं कौन? तो एस जयशंकर हैं। और इन्होंने किस देश की यात्रा की? चलिए 2 देश की यात्रा पर गए, एक रूस और एक जॉर्जिया। तो जॉर्जिया जो है पहली ऐसी कंट्री बनी है जहां पर भारत का कोई विदेश मंत्री पहली बार गया। इसके पहले कोई विदेश मंत्री जॉर्जिया नहीं गया। अब जॉर्जिया रूस जो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ जो है एक 15 राष्ट्रों का समूह था, 15 छोटे छोटे गणराज्य का समूह था। और सोवियत संघ की स्थापना मानी जाती है कि 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। और जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया का मतलब क्या होता है? यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। सोवियत संघ जो है एक 15 गणराज्यों का समूह था। और वो कहां पर स्थित था? तो यूरेशिया में स्थित था। स्थापना 1922 में। और स्थापना में सबसे बड़ा रोल माना जाता है व्लादिमीर लेनिन का, क्योंकि 1917 के अंदर रूस में क्रांति हुई थी और उसी क्रांति के फलस्वरूप वहां का जो राजा था, कुछ सम्राट जार जो था, उस जार को हटा दिया गया और एक सोवियत संघ, एक काउंसिल, एक परिषद बनाया गया। देखिए, सोवियत यूनियन है ना, यूरोप में संघ होता है, तो एक परिषद बनाया गया। और उस समय रूस के साम्राज्यवाद की प्रथा थी, कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा था, तो उस 15 गणराज्यों पर साम्राज्यवाद का ही शासन था। तो जॉर्जिया जो है 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जॉर्जिया भी अलग हो गया, एक अलग राष्ट्र बन गया, सोवियत संघ छट गया, वो निकल गया। तो आगे चलकर जो रूस और सोवियत संघ में जो है 2018 में जॉर्जिया और सोवियत संघ के बीच में, रूस के बीच में युद्ध भी हुए। तो इस तरीके से जो है कहाँ गए हैं? वो जॉर्जिया गए हैं। और जॉर्जिया की कैपिटल का नाम है, कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए जॉर्जिया की कैपिटल का क्या नाम है।
अगला प्रश्न है, जुवेनेल मोइज का संबंध किस देश से है? तो जुवेनेल मोइज जो है एक कंट्री है जिसका नाम है हैती। हैती देश के राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या कर दी गई है। और हैती देश है कहाँ पर? तो जो कैरिबियन कंट्रीज मानी जाती है, जो वेस्ट इंडीज अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, उसके आप राइट साइड में देखेंगे तो कैरिबियन कंट्रीज हैं। तो उस कैरिबियन कंट्रीज में ही एक देश है हैती। तो वहीं के राष्ट्रपति थे जुवेनेल मोइज, इनकी हत्या कर दी गई। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। और इस क्वेश्चन के बेसिस पर अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आचार्य जी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।